अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। हमने पिछले सबक के अंदर ये देखा था कि वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम बेहतर कर लें तो हम बोर्ड में एग्ज़ाम्स में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। उनमें सबसे पहले हैंड राइटिंग, दूसरे नंबर पर पेपर प्रेजेंटेशन, तीसरे नंबर पर क्वालिटी कंटेंट। हैंड राइटिंग के तमाम लेक्चर्स हमने देख लिए। अब हम देखने लगे हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर की जा सकती है। हमने अपना पेज देखना है अजीज़ तलबा। सबसे पहले देखिए, पेज का एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। मार्जिन लाइन हमें कहाँ पे लगानी चाहिए? मार्जिन लाइन हमें पेज से 1 इंच के फासले पर लगानी चाहिए। हमारे पास जो स्केल होता है, स्केल मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। कुछ बच्चे पूरा स्केल रख कर तो आगे करके मार्जिन लाइन लगाते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। तो हमने ये काम नहीं करना। हमने ऐसा स्केल यूज़ करना है जिसकी विड्थ, जिसकी चौड़ाई 1 इंच हो और लंबाई उसकी जो है वो 12 इंच हो, यानी 1 फुट जो है ना वो हमने यूज़ करना है। तो ये हमने 1 इंच का गैप देकर आपने मार्जिन लाइन लगानी है। डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करनी। हम दोनों तरफ से मार्जिन लाइन लगाते हैं। बेहतर यही है कि दोनों तरफ से लगाएं, लेकिन आपको अगर मार्जिन लाइन एक साइड से भी कहा जाता है आपके इदारों में तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन उसमें ख्याल कीजिएगा, जब आप यहाँ से लिखना शुरू करें तो आपका जो एंडिंग है तो वो इस एरिया तक होना चाहिए, ना कि पेज के बिल्कुल एंड तक हो। अजीज़ तलबा, जब आप मार्जिन लाइन लगा लेते हैं तो फिर राइटिंग एरिया क्या होता है? तो राइटिंग एरिया हमारा ये है, ये सारा हमारा राइटिंग एरिया है। मार्जिन लाइन की इनसाइड हमारा राइटिंग एरिया है। उसके बाद मार्जिन लाइन से बाहर हमने कुछ भी नहीं लिखना। ये भी बड़ी अहम बात है। अक्सर बच्चे और मुख्तलिफ इदारों के अंदर मौजूद उनको गाइड नहीं किया जाता। तो आपको मैं बता रहा हूँ, हम जिन बड़े इदारों में पढ़ाते हैं उन इदारों के अंदर हम जो पेपर प्रेजेंटेशन सिखाते हैं उनमें हम मार्जिन लाइन के बाहर कुछ भी नहीं लगाते। ना सीन जीम, ना सवाल नंबर, ना जवाब नंबर, ना कॉलम्स, ना ही हमने बुलेट्स, ना नंबरिंग, कुछ भी मार्जिन लाइन के बाहर नहीं होता। सब कुछ मार्जिन लाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है राइट क्वेश्चन नंबर एंड मेन हेडिंग। आपने मेन हेडिंग भी लिखनी है, सेंटर में, पेज के सेंटर में लिखनी है। और फिर आपको जो पेज का सेंटर है, ये अक्सर बच्चों को मालूम नहीं कि कैसे होगा, यानी किस तरह सेंटर बनेगा। क्योंकि कुछ बच्चे इधर से लिखते हैं तो हेडिंग यहाँ चली जाती है, वो दाएं बाएं मुख्तलिफ जगहों पे हेडिंग्स रहती हैं, उनको मैनेज करना नहीं आता। तो हम देखते हैं कि पेपर का सेंटर कैसे बनाते हैं। तो एक पेपर मैं आपके सामने लेता हूँ, उसको आपको बताता हूँ कि कैसे उसका सेंटर बनाना है। जी अजीज़ तलबा, ये मेरे पास एक पेपर है। इसके मैं दोनों एज, दोनों कॉर्नर मैंने फोल्ड कर लिए। ठीक है, ये दोनों कॉर्नर जब मैं फोल्ड करूँगा तो बेसिकली ये बराबर फोल्ड किया, ये दोनों ही कॉर्नर, यही मेरा सेंटर बन गया। जब आप राइटिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग इसके अंदर होनी चाहिए, हेडिंग आपके इसके अंदर। अगर 2 हुरूफ की, 2 अल्फाज की हेडिंग है तो एक सेंटर से इस तरफ, एक इस तरफ। अगर 3 की है तो एक इस तरफ, एक सेंटर में और एक बाएं जानिब। बिल्कुल इसी तरीके से 4 हैं तो 2 इधर 2 इधर। तो इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना आ जाएगा। 1-2 टेस्ट के अंदर, 1-2 पेपर्स के अंदर आप फोल्डिंग का तरीका कर लें और आपको सेंटरिंग करनी आ जाएगी। उसके बाद अजीज़ तलबा आगे देखिएगा, आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है कि आपने जो भी हेडिंग्स देनी है उन्हें अंडरलाइन करना है, चाहे वो मेन हो चाहे वो सब हेडिंग हो। फिर आपने इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करने हैं जब आप कोटेशन, डेफिनेशन और ट्रांसलेशन देते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज आपने लाजमी देने हैं। इन्वर्टेड कॉमाज में मार्कर का यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमाज मार्कर के साथ होंगे और जो अंदर मवाद होगा डेफिनेशन का, कोटेशन का, ट्रांसलेशन का, वो किस में होगा? वो अजीज़ तलबा होगा पेन के साथ। उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है लीव लास्ट लाइन ऑफ एवरी पेज अनयूज्ड। पेज की आखिरी लाइन छोड़ दी जाती है। उसकी वजह यह है कि पेज की कटिंग इस तरह की होती है कि वो लाइन बहुत छोटी होती है। आप जब अल्फाज लिखते हो तो वो अल्फाज कहीं ऊपर नीचे चले जाते हैं और प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। अब अजीज़ तलबा हम आगे चलते हैं। देखिएगा, ये हमारा पहला पेज है। इस तरह हमारा पहला पेज होना चाहिए। मार्जिन लाइन इधर भी लगी हुई है, दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन लगी हुई है। आपने 605 पेन लेना है, मार्कर लेना है, उसको दरमियान से थोड़ा सा कट करेंगे तो मार्जिन लाइन डबल ड्रॉ होगी उससे। और स्केल आप जो है वो 1 फुट का अपने पास लाजमी रखें। आपने सबसे पहले हिस्सा इंशाइया लिखना है।
ये लिखना है और अंडरलाइन करना है डबल, हिस्सा अव्वल लिखना है, अंडरलाइन करना है डबल। फिर मुख्तसर जवाबात, ये हेडिंग चूँकि आपका सवाल नंबर 2 और उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दोनों में मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं, इसलिए आपको सवाल नंबर 2 में भी आपको ऊपर टॉप पे लिखना होगा मुख्तसर जवाबात, और वहाँ पर लिखने की फिर ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला नंबर हमने कैसे देना है, शॉर्ट क्वेश्चन है उसका नंबर हमने कैसे देना है। अजीज़ तलबा, ये मेन क्वेश्चन नंबर है, ये उसके पार्ट का नंबर है, ये जहन में रखिए। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मेन क्वेश्चन नंबर या नहीं लिखते, या लिखते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, और अगर ये नहीं लिखते तो इसका क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं और बाकी आगे फिर सही तहरीर नहीं करते। फिर सवाल नंबर के बाद उसका पार्ट नंबर है, फिर उसकी हेडिंग है। हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग होती है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी हेडिंग ना हो, हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग है, तो इस लिहाज से आपने हेडिंग भी देनी है। अच्छा, यहाँ पर नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर यहाँ पर भी दिया जा सकता है अगर आप लाइंस को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी, लेकिन मार्जिन लाइन से थोड़े गैप के साथ यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। अंडरलाइनिंग कर लिया, फिर स्टेटमेंट देनी चाहिए आपको, हर शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है। उसके बाद एक सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग 604 मार्कर से लिखी जाती है। मार्कर मैंने आपको पहले राइटिंग स्किल्स में शेयर किया था। उसके बाद इस्तिलाही मफहूम, और वो मैंने आपको बताया डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन इन्वर्टेड कॉमास में होती हैं। डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन किस में? इन्वर्टेड कॉमास में। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में तो लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास आपने मार्कर के साथ लिखना है, राउंड टिप यूज़ कर लें या 604 या जो भी, लेकिन बहुत बड़े ना हो इन्वर्टेड कॉमास और बहुत छोटे भी ना हो। फिर पेन यूज़ करना है, पेन के अंदर आपने ये लिखना है। ये अक्सर बच्चे ये मिस्टेक भी करते हैं, डेफिनेशन, कोटेशन, ट्रांसलेशन मार्कर से लिख देते हैं, जिससे पूरा पेज हाईलाइटेड नज़र आता है और प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना। अब हम अगली बात करते हैं कि अगला सवाल, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है चैप्टर 1 के अंदर इस्लामियात में फर्स्ट ईयर में कि शिर्क की मजम्मत से मुतालिक आयत लिखे हैं। तो हेडिंग दे देंगे शिर्क की मजम्मत और फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर लिखेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर क्या फरमाया, ये आपने आयत लाजमी लिखनी है, ये ज़हन में रखिएगा। आयत लाजमी लिखेंगे, ये राउंड टिप मार्कर के साथ लिखी जाएगी ब्लू के साथ। फिर इसका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कटनिप का कहता तो उसमें मसला ये था कि बच्चे जब कटनिप से लिखते हैं तो मेन हेडिंग से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। तो आपने ये लिखना है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुल अज़ीम, ये लिखकर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में तर्जमा, जैसे मैंने पीछे बताया कि डेफिनेशन, कोटेशन और ट्रांसलेशन किस में होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैंने वैसे ही लिखा, इन्वर्टेड कॉमास दिए मार्कर के साथ और मटेरियल अंदर जो लिखा वो पेन के साथ, और फिर ये नीचे हवाला यानी रेफरेंस देना ज़रूरी है। अगर आपको सूरतुल लुक़मान याद नहीं है, यानी रेफरेंस पूरा याद नहीं है, तो कुरानी आयत है तो यकीनी तौर पे कुरानी आयत है तो फिर वहाँ पे क्या लिखेंगे, अल कुरान लिख लें। अगर आपको हदीस याद है और हदीस का हवाला याद नहीं है तो फिर अल हदीस लिखते हैं यहाँ पर। तो इस तरह ये वाला हमारा अंदाज़ ठीक हो गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दे दी, अंबिया की मासूमियत के मुतालिक आप क्या जानते हैं, तो वो मासूमियत को तफसीलन यहाँ लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकेंड ईयर के अंदर इस्लामियत पाक स्टडीज़ के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी लेंथ कम से कम हाफ पेज होती है, इससे कम भी हो सकती है, नेचर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे ये अगर ट्रांसलेशन का सिर्फ कह दें शिर्क की मुजम्मत से मुतल्लिक आयत की ट्रांसलेशन, तो फिर वहाँ पर आपको सिर्फ तर्जुमा ही लिखना है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पेज तो नहीं यूज़ होंगे। अच्छा, लिखते वक्त स्पेसेस नहीं देनी, वर्ड्स में भी स्पेसेस नहीं देनी, लाइंस में स्पेसेस भी नहीं देनी। कुछ बच्चे बहुत गैप देते हैं जिससे प्रेजेंटेशन ख़राब होती है। इतना गैप तो होगा ही, ये 2 लाइंस में यूज़ होगा, एक में हेडिंग आएगी, एक में अंडरलाइनिंग आ जाएगी, उसके बाद आगे यूज़ करेंगे। ये अज़ीज़ तलबा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का ये सवाल नंबर 2 का पोर्शन। इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं, यानी 6 सवाल करने होते हैं, तो मैं अब सारे तो नहीं लिख रहा, सिर्फ सैंपल के तौर पे 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है जी अजीज़ तलबा? अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। ये भी उसी तरह, ये मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने देने। इसमें सवाल नंबर 3 की हेडिंग आ जाएगी। पहला पार्ट इसका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की मिसालें, 2 लिखनी, ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे मेन हेडिंग दे देनी है, फिर स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में ज़रूरी होती है। और उसके बाद अजीज़ तलबा पहला नंबर, पहली मिसाल, फिर दूसरी मिसाल, ये देने के बाद आपको ये मार्कर से लिखना चाहिए। अगर कोई बुलेट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मार्जिन लाइन के इनसाइड लिखना है, मार्जिन लाइन के बाहर कुछ नहीं होता, ये वाला एरिया आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 इसमें है, पार्ट 2 है।
सियासित्ता से क्या मुराद है, चैप्टर 4 में से क्वेश्चन मैंने ले लिया और ये यहाँ पे आपने उसकी डेफिनेशन दे देनी है। और फिर अगर आपको मिसालें कही जाएं, यानी उन कौन कौन सी हैं, सियासित्ता से क्या मुराद है और सियासित्ता कौन कौन सी किताबें हैं, तो फिर आप आगे नंबरिंग के साथ उनको तहरीर कर सकते हैं। ये अजीज़ तलबा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं तफसीली सवाल की तरफ। तफसीली सवाल के लिए प्रेजेंटेशन की सारी टिप्स फॉलो करनी है हमने और उसकी लेंथ 6 to 7 पेजेस होती है इस्लामियत और पाक स्टडीज़ फर्स्ट ईयर के लिए, ये जहन में रखिएगा। तो इसका अटेम्प्ट का तरीका, सबसे पहले सेंटर में हेडिंग देंगे हिस्सा दोम, फिर देंगे तफसीली जवाबात। क्या लिखेंगे? तफसीली जवाबात। और सवाल नंबर 4, पहला सवाल इसमें दे दें। कोई भी जो सवाल आपको आता हो सही, उसका नंबर पहले दें और सही अंदाज से नंबर नहीं भूलना आपने। फिर फ़लसफ़े हज और हज के फ़वाइद, हेडिंग लाजमी दी जाती है हर लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट होगी अजीज़ तलबा, फिर उसके बाद हज का मफ़हूम है, फिर उसके लिए लुग़वी माना और फिर इसी तरीके इस्तिलाही तारीफ़। इस्तिलाही तारीफ़ के लिए मैं तरीका समझा चुका हूँ। आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने चाहिए, मार्कर के साथ, मटीरियल पेन के साथ आपको लिखना चाहिए। उसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास आ रही है हज के इनफरादी फ़वाइद। इसमें स्टेटमेंट आ जाएगी अजीज़ तलबा, ये स्टेटमेंट आपने ठीक से देनी है। फिर उसके बाद उसकी हेडिंग्स आ जाएंगी, जितनी हेडिंग्स है वो आपने नोट करनी है। फिर हज के इज्तिमाई फ़वाइद हैं, स्टेटमेंट आ गई, फिर हेडिंग्स आपने करनी है। तो कर करा के हर लॉन्ग क्वेश्चन के एंड पे हासिल कलाम लाजमी दिया जाता है। जब एक सवाल मुकम्मल हो जाए तो एंडिंग लाइन दे दीजिएगा और जब वो मुकम्मल हो जाए तो अगला मुकम्मल करके एंडिंग लाइन दे दीजिएगा। ये जहन में रखें, ये पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स की तवक्को ना करें। हैंड राइटिंग ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन अच्छी ज़रूरी है और क्वालिटी कंटेंट ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें आप। अजीज़ तलबा, यहाँ तक हमने आज ये चीज़ें देख ली। हमने प्रेजेंटेशन की बेसिक टिप्स देख ली कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेज के ऊपर मार्जिन लाइनिंग कैसे लगानी है, मार्कर का इस्तेमाल कैसे करना है, पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए, इंक पेन यूज़ करना चाहिए। ये सारी मालूमात आपको बुनियादी तौर पर फराहम कर दी गई हैं। अगर आप इससे रेलेवेंट कोई और मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ताकि हम उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक आपको कोई वीडियो फराहम कर दी जाए ताकि आप बेहतर अंदाज से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को देखते रहिए और मालूमात को आगे पहुंचाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।